दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो महागठबंधन की मीटिंग हुई और उसके बाद उससे क्या निकल के आया और उसके बाद ये जो एनडीए की मीटिंग हुई, उनकी जो बैठक हुई उससे। तो हम पहले सेगमेंट में चर्चा करेंगे महागठबंधन की मीटिंग, उससे क्या निकला, और दूसरे परिवेश में तुलना करेंगे हम जो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें और जो महागठबंधन की मीटिंग हुई उससे क्या निकल के आया, दोनों में क्या अंतर है। और तीसरा, इसको देखकर क्या परिणाम हुआ, इसके पक्ष और विपक्ष में इससे क्या हासिल हो रहा है दोनों पार्टियों को, दोनों दल को या दोनों गठबंधन को, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 23 जून को 17 पार्टियों का महागठबंधन की मीटिंग हुआ पटना में, जिस मीटिंग के जो लीडरशिप या लीड किए वो थे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत दिनों से हर दल के पास जा रहे थे, चाहे वो दिल्ली हो, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी दल के जो संयोजक है, अध्यक्ष हैं, उनसे मिलके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया या एक सूत्रधार बनने का प्रयास किया। तो पहली मीटिंग हुई पटना में 23 जून को। तो पहली मीटिंग से क्या निकल के आया? पहली मीटिंग से ये निकल के आया कि जो महागठबंधन है उसकी मीटिंग होगी दूसरी, और दूसरी मीटिंग होगी हिमाचल प्रदेश में 12 जुलाई को। और इस महागठबंधन में कोई भी संयोजक नहीं हुआ। उस पहले महागठबंधन का एक ही मेन जो निकल के आया कि क्या उसके मतलब उसमें क्या कार्य हुआ, तो वो है दूसरी मीटिंग के लिए जगह तय करना। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें बताया गया कि दूसरी मीटिंग के जो संयोजक है उसी में बताया गया कि उसके कन्वेनर कौन बनेंगे। अब इस महागठबंधन में क्या हुआ? इस महागठबंधन में सबसे बड़ा जो पेच लड़ा वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। गठबंधन में तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल शामिल हुए, लेकिन मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं अपने साथियों के साथ वो वापस हो गए। ये तब बोला गया था कि वो उनका टाइम हो पहले से उनका तय था जाना, उनका फ्लाइट जाने वाला था, इसकी वजह से चले गए। मैं इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा जी ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद दूसरी मीटिंग 12 जो तय समय के अनुसार जुलाई को होने वाली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट हुई उसकी वजह से सारे पार्टी अपने एमएलए को, अपने सदस्यों को एकजुट करने में या उनके कैसे वो टूटे नहीं इस पे ध्यान केंद्रित करके रखे, जिसकी वजह से ये 17 जुलाई को टल गया। और जगह भी बदल गया। जगह बदल के ये आया कि 17 जुलाई को अब ये कर्नाटका में होगा, बेंगलोर में। अब इस कर्नाटका में जो हुआ उसमें 26 जो दल है वो शामिल हुए। इसमें एक अच्छा चीज हुआ कि केजरीवाल और राहुल गांधी एक मंच पे आए, क्योंकि जो केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने रुख अपना साफ नहीं किया, उसकी वजह से वो पहली मीटिंग को छोड़ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए थे। अब दूसरी मीटिंग में आए तो दूसरी मीटिंग में उनका ये बात जो कांग्रेस ने एक पक्ष रख दिया कि हम अध्यादेश के विरोध में मत करेंगे। अब वो एक अलग बात है कि वो सपोर्ट भी करेंगे अगर केजरीवाल को, या अध्यादेश के विरोध में मत भी करेंगे, तब भी मुझे लग रहा है कि अध्यादेश पास हो जाएगा। तो अब इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इस पर जाते हैं। अब दूसरी मीटिंग में क्या हुआ कि दूसरी मीटिंग हुआ, 26 जो दल थे उनकी बैठक हुई और कांग्रेस ने इसका पूरा जो पहले जो मीटिंग था उसको नीतीश कुमार ने लीड किया। दूसरा जो मीटिंग हुआ उसको मूलतः
कांग्रेस पार्टी ने इसको बोल सकते हाईजैक कर लिया या खींच लिया। इस जो मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को महत्व दिया गया। इस जो मीटिंग हुई इसमें नीतीश कुमार साइडलाइन दिखे। अब इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस मीटिंग का एक और चीज है कि तीसरा मीटिंग तय हुआ कि ये मीटिंग अब अगला मुंबई में होगा, जिसमें 11 जो सदस्य हैं वो कन्वेनर, जो मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सारे मुद्दे पर चर्चा होगी, जो भी उनका चाहे सीट शेयरिंग हो या जो भी, मतलब 11 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। अब ये टीम मुंबई में बनाया जाएगा। अब इसके परिणाम क्या हुआ, जो पहले मीटिंग में अरविंद केजरीवाल रूठे फूफा की तरह चले गए थे, इस मीटिंग में नीतीश कुमार और लालू यादव का वही हाल था। अब इसके कारण क्या है? कारण ये 2-3 बताए जा रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार ने बोला, जब इस महागठबंधन की जो मीटिंग हुई कर्नाटका में, उसमें बताया गया कि अब यूपीए नहीं नाम होगा महागठबंधन का, अब इंडिया नाम होगा। ठीक है, उसका उन्होंने फुल फॉर्म भी बताया, अब इंडिया इसका नाम होगा। तो इसका जो नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया, इन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया ठीक नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार के विरोध करने के बावजूद सारे लोगों ने इंडिया नाम को एक्सेप्ट किया। ठीक है। दूसरा, नीतीश कुमार के जब गए तो वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग, जो सुल्तानपुर का ब्रिज गिरा था उसका फोटो के साथ एक लगा हुआ था, अनस्टेबल पीएम कंटेंडर, और सुल्तानपुर के ब्रिज का फोटो लगा था। अब नीतीश कुमार अगर जानते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में डीके शिव कुमार ने बोला कि बीजेपी के लोगों ने लगा दिया है। पहला चीज, अगर बीजेपी के लोग ने लगाया तो क्योंकि वो कोई पोस्टर नहीं है, वो बड़ा बड़ा होर्डिंग है, तो उसके लिए वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लिया जाता है, वो उन्होंने किया नहीं। दूसरा, अगर बीजेपी ने लगाया तो केवल नीतीश कुमार कहीं क्यों लगाए? क्योंकि नीतीश कुमार को उनकी जगह बताना था कि आप जो कन्वेनर बनने का सपना देख रहे हैं और कल को पीएम बनने का सपना, आप उतने मजबूत नहीं है, ना उतने पावरफुल हो। आप अपने बदौलत बिहार में 20 सीट भी नहीं ला सकते। मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ, एमपी की नहीं। एमपी तो शायद अगर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था इसलिए इतना सीट आ गया, नहीं तो उनकी सीट भी एक भी नहीं आएगी, ऐसी हालत है। और कांग्रेस ने ऐसा उनको इनडायरेक्टली बता भी दिया। सीट आप देखेंगे बैठने के लिए तो अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी बैठे थे और ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस समय लालू यादव और वो दोनों लोग चले गए थे, उनको बताया गया कि उनका वो प्लेन की टिकट थी इसलिए वो चले गए, टाइम था तो। जबकि ये सब लोग जानते हैं कि वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे। चार्टर्ड प्लेन आप 1 घंटा आधा घंटा अपने मर्जी से लेट कर सकते, कोई वो ऐसा नहीं है जो प्लेन आप डोमेस्टिक कोई भी पब्लिक हवाई जहाज ले रहे हैं प्लेन जाने के लिए, वो चार्टर्ड प्लेन अपने मर्जी से जा सकते थे। दूसरा, अगर उनको ये पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो पहले से उसके हिसाब से उनको सारा शेड्यूल दिया गया होगा, उस हिसाब से उनको प्लेन की टिकट लेनी चाहिए थी। तीसरा, ऐसा क्या होगा, वो रद्द करा के आगे टाइम का टिकट ले सकते थे, उनको तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीफ मिनिस्टर हैं तो वो टिकट तो ले ही सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इस समय मेरा जो मैंने ये सारा जो विपक्ष का कुनबा मैंने जोड़ा था, आज मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना उनकी बात मानी गई, ना उनको वो तवज्जो दिया गया।
और जो वो सपना देख रहे थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, जैसे कि वो पहली मीटिंग में बोला गया था कि हिमाचल में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब लालू यादव अंदर से इसलिए परेशान हो गए कि अगर ये संयोजक बनेंगे नहीं तो ये चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे रहेंगे तो इनको हटाएगा कौन, और ये हटेंगे नहीं तो मेरा लड़का सीएम कैसे बनेगा, डिप्टी सीएम ही रह जाएगा। तो ये अपने अपने सबके स्वार्थ हैं जिसकी वजह से वो लोग चले गए। अब आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो पहले आप देखिएगा कि खड़गे जी ने बोला, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी, एक तो नीतीश कुमार को उनकी हैसियत दिखाने की और पूरा ये दिखाने का कि अब इसको कांग्रेस लीड करेगी। तो लीड करने में दो ही रोड़ा थे, बाकी तो पिछलों वो समझते हैं, एक ममता बनर्जी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। तो अध्यादेश पे सपोर्ट करके अरविंद केजरीवाल को खींच लिया और ममता बनर्जी के साथ बैठ के, और उन्होंने अपना नाम जैसे लिया कि मैं अब कांग्रेस कोई पीएम के रेस में नहीं है। आप देखिएगा शताब्दी है उनके पार्टी की, टीएमसी के, उन्होंने ये बोल दिया कि पीएम की विपक्ष के जो महागठबंधन की पीएम की कैंडिडेट वो ममता बनर्जी होगी। और महाराष्ट्र में अभी भी जो टीएमसी में शामिल हुए माजिद मेमन, उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि हाँ सही बात है, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये जो चीजें हैं, तो खरगे जी पहले बोले, खरगे जी के बाद बाकी लोग बोले, लेकिन अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं दिया गया। अंत में राहुल गांधी बोले। तो जो अगर किसी भी गठबंधन में या कोई भी अगर रैली देखते हैं तो सबसे पहले और सबसे बाद वाले की बात होती है, बाकी जो बीच में बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। अभी देखिए अखिलेश यादव को बोलने का मौका भी नहीं मिला, उनको मौका भी नहीं दिया। सीताराम येचुरी बोले तो उन्होंने बोला कि मैं तो हमारी पार्टी टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे, वो मंच पे बोले। तो ये लबोलुआ महागठबंधन में बहुत सा पेच है, हर के अपने स्वार्थ है। अब आइए महागठबंधन के बारे में बताता हूं कि मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है ये गठबंधन, क्यों आगे नहीं जा सकती। अब इसके आगे नहीं जाने का एक कारण ये है कि महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए आप, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, अब इन चारों जगह के सीट का अगर मिलाते हैं, कर्नाटका में 28 है, राजस्थान में 25 है, एमपी में 29 है और छत्तीसगढ़ में 11 है, तो 120 के करीब आप मान सकते हैं आसपास, ठीक है। और बाकी जगह अगर गठबंधन के हिसाब से महाराष्ट्र में उनको कोई सीट मिल जाए या बिहार में मिल जाए, क्योंकि बिहार में गठबंधन ऑलरेडी है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी है, तो उनको सीट मिला जुला के अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अपने बदौलत 140 से 50 के बीच में वो चुनाव में एमपी के सीट पे लड़ सकती है। अब उनको जीतने का भी अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया तो 100 सीट लेके आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा तब। तो आप सोचिए कि कांग्रेस कैसे अपनी बात जो है इन विपक्षी दल से मनवा सकती है कि उनका चले। अखिलेश यादव अपने स्टेट में उनको सीट देंगे नहीं। आप जाइए, ममता बनर्जी जो है अपने स्टेट में उनको सीट देंगी नहीं। ऐसे कितने स्टेट हैं, बिहार में उनको मुझे लग रहा है कि 2-4 अगर मिल गया तो बड़ा बात है, तो वो कहीं सीट उनको देंगे नहीं। दिल्ली में केजरीवाल उनको सीट देंगे नहीं, पंजाब में उनको देंगे नहीं। तो आखिर कांग्रेस अगर वहां पे सीट छोड़ेगी तो एक और क्वेश्चन इस पे उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस के लिए सीट छोड़ देते हैं पंजाब में, ये पॉसिबल है, और दिल्ली में? और ये भी क्या सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, या कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी? सबके अस्तित्व का सवाल है। कोई किसी के लिए सीट छोड़ेगा मतलब उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको पुश कर रहा है आगे जाने की। और इनमें से ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो दूसरे दल को पुश करके उसको आगे जाने देगा। आप जब इस मीटिंग में सीताराम येचुरी, मुझे नहीं लग रहा है उनका कोई पार्टी का कोई सांसद है, उसके बावजूद भी टीएमसी से वो लड़ने को तैयार हैं। तो जो
लोग के पास अपने सांसद है, जिन पार्टियों के पास, वो कैसे छोड़ के दूसरे के लिए छोड़ के जाएंगे कि भाई आप भी ले लो? तो ये पॉसिबल नहीं है। और आपने अखिलेश यादव का भाषण भी सुना रहेगा कि उन्होंने बोला जी मैं तो छोटी दल से मैं गठबंधन करके चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन बड़े दल के साथ नहीं। मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि किसने क्या बोला, ये वीडियो उस पे नहीं बना रहा था कि मतलब किसने क्या बोला। आप पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था कि सोनिया गांधी को अगर कोई ईडी सीबीआई क्या खत्म हो गया एजेंसी, अगर सोनिया गांधी को पकड़ नहीं सकते, जेल में नहीं डाल सकते, तो एजेंसियों को बंद कर दो। तो एक दूसरे को अगर ऐसा, मैं इसलिए इस पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगर बीजेपी वाले बोलेंगे तो वो भी बोल सकते हैं कि भाई अजीत पवार के बारे में आपका क्या वक्तव्य था, अभी क्या है। तो ये वीडियो उस पे नहीं है। तो अब ये हो गया कि कोई भी पार्टी अपने लिए सीट शेयरिंग छोड़ेगा नहीं, तो आखिर फिर गठबंधन होगा। आते हैं एनडीए की जो 38 दलों की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें क्या निकल के आया? पहला चीज कि आप उसमें, ये सुप्रिया सुनीत का ट्वीट भी है जिसमें मैं उसके बाद, देखिए अभी याद आ गया तो मैं बता भी दे रहा हूँ कि उन्होंने 2 फोटो डाले थे। एक जो महागठबंधन की जो मीटिंग हुई वहाँ कर्नाटका में, और एक उन्होंने दिल्ली का डाला। क्या उसमें बोला कि देखिए महागठबंधन में मोदी जी आगे हैं और मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक साथ बैठे। यहीं से निकलता है ये जवाब कि एनडीए में लीडरशिप क्लियर है कि लीडर कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो वह है मिस्टर मोदी। महागठबंधन में ये कोई भी क्लियर नहीं है। कोई बोल रहा है कि जो सीएम है वही पीएम के कंटेंडर है, तो फाइट आगे बढ़ेगी। दूसरा, जब जो लीड करता है पार्टी वो मजबूत होता है, तो वो एजेंडा भी तय करता है और उसमें क्लियरिटी भी होती है कि लोगों को क्या करना चाहिए, और ये भी क्लियर होता है कि किसका कितना सीट शेयरिंग होगा, जो कि महागठबंधन की रैली में नहीं है। बीजेपी अकेले 330 सीट लेके आई तो ऑलरेडी वो मजबूत है। उसको ये पहले से ही लोगों के दिमाग में है कि उनको आपकी उतनी जरूरत नहीं है जितना आपको उनकी जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी वो बहुत आराम से तय कर सकती है कि किसको कितना सीट पे हम समेट सकते हैं, लेकिन ये चीज महागठबंधन में नहीं है, क्योंकि हर लोग जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपने महत्वाकांक्षा है, वो अपने क्षेत्र में स्ट्रांग है, तो वो किसी और दल के लिए सीट छोड़ेंगे नहीं। तो फिर गठबंधन होगा कैसे? कोई पार्टी पूरे नेशनल लेवल पे इतनी मजबूत नहीं है जो ये लीड करके बोल सके कि भाई आप इतने सीट पे लड़ोगे और उनकी बात मानी जाएगी। कर्नाटका चुनाव में जीतने के बाद थोड़ा सा राहुल गांधी चार्ज हुए, लेकिन एमपी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि जो चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीता, उसके बावजूद भी 2019 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने। तो ये असेंबली का चुनाव है कर्नाटका का, लोकसभा का नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जितने भी महागठबंधन के घटक हैं, या स्पेशली आप कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर चलें, तो वो ये खुद भी मानते हैं कि 2024 में तो आएगा तो मोदी ही, बस उसको उसके सीट कैसे कम करना उसी पे है। मेरे हिसाब से जो उनकी तैयारी है 2029 के लिए हो रही है, 2024 के लिए नहीं हो रही है। क्योंकि अगर वो मानते कि कांग्रेस इतना, अगर मान लीजिए मोदी विरोधी लहर चल रहा है, तो आपको गठबंधन करने की जरूरत क्या है?
लहर तो मोदी, आप देखिए, दिन भर विपक्षी नेता और इंक्लूडिंग कांग्रेस मोदी के खिलाफ लहर चल रहा है। उनसे लोग नाराज हैं, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, महंगाई बढ़ गई है, सब चीज़ पे फेल है, हर चीज़ पे बोलते हैं। अगर इतनी समस्या है, मोदी के खिलाफ लोग खड़े हैं, जैसे वो लोग बोलता है कि अभी चुनाव देश की जनता और मोदी के खिलाफ होगा, तो फिर इतने गठबंधन की जरूरत क्यों है? तो मतलब वो भी मानते हैं कि तो आएगा तो मोदी ही। बस आपको कितना समेटना है, कितना कम कर सकते, उस पे ये हो रहा है। क्योंकि अगर मोदी स्ट्रांग नहीं होते तो ये सारे विपक्षी दल एक साथ नहीं आते। और ये सारा जो राहुल गांधी चुनाव का वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं जो 4 राज्यों स्टेट का चुनाव होने वाला उसका। और मुझे लगता है कि बाकी भी विपक्षी दल ऐसे ही टाइम काटना चाहते हैं कि कैसे कैसे टाइम कटे, एक एक हम अगला मीटिंग यहाँ होगा, ऐसा करके हम कम से कम असेंबली का चुनाव को देख लेते हैं। तो अगर कांग्रेस से समझ रही है कि मैं 4 असेंबली में चुनाव में जीत जाऊंगा तो मैं अच्छे से लीड कर सकता हूं या अपनी बात को थोप सकता हूं, तो ये भी हो सकता है कि अगर वो हार गए तो आज जो कर्नाटका मीटिंग में उन्होंने लीड करने का प्रयास किया, नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास किया, बाकी लोगों को साइडलाइन करने का प्रयास किया और अपने ही लीड करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाएगा। अभी नीतीश कुमार को सोचना है कि करना क्या है। मैं इस चुनाव में जितने भी मीटिंग हो रहे हैं, मेरा अपना ये मानना है कि बीजेपी का जो गठबंधन या जो एनडीए का जो घटक का मीटिंग है, उसमें ये क्लैरिटी है कि किसको क्या करना है, किसका काम का क्या है और किसको कितना सीट मिलने वाला है, वो पहले से क्लियर है। तो जमीन पे वो काम इस वक्त चालू कर चुके होंगे। ये लोग अभी मीटिंग करेंगे महाराष्ट्र मुंबई में, उसके बाद नए नए चीज आता रहेगा और सब मन में एक चोर दबा के बैठे होंगे कि 4 असेंबली जो चुनाव है उसमें क्या होने वाला है। उसके बाद ही ये विचार करेंगे कि कैसे इस गठबंधन से आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये मैंने वीडियो कब इसलिए नहीं बनाया, मैं फिर बोलता हूँ कि किसने किसके लिए क्या बोला। हर पार्टी जिसका, चाहे एनडीए में हो चाहे यूपीए में हो, जो इंडिया बन गया, हर पार्टी अपने तरीके से कंप्रोमाइज कर रही है। लेकिन एक दूसरे के जो पार्टी अभी एनडीए में शामिल हुए हैं या यूपीए में, मतलब आप जाएंगे भूतकाल में, मतलब पहले के दशक में, तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहेंगे, एक दूसरे दल के नेताओं के बारे में अपशब्द भी कहें, तो उससे बोल के कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं और ऐसी पार्टियां हैं। तो उसके बारे में चर्चा दिन भर आप भी जानते हैं, इसमें बताने का कोई बात नहीं है। इसमें एक और चीज छूट गया कि आप अखिलेश यादव, इंडिया का जो परिभाषा है उन्होंने अलग दिया और जो बाकी लोगों ने दिया वो अलग दिया। आप जाके ट्विटर पे चेक कर सकते हैं, दोनों आदमी ने ट्वीट किया अलग अलग। उन्होंने इंडिया को कैसे शुरुआत किया और इन्होंने कैसे शुरुआत किया। तो इंडिया के नाम में ही लोग मतक के नहीं है उन लोगों का, तो आगे कैसा होगा ये आप जानते हैं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।